चौधरी अमर्त्य के घर से पैदल ही निकला देव बार बार ये सोचकर बेचैन हो रहा है कि क्या उसे को ढूंढना चाहिए। क्या वह ऐसा करके उसकी मदद करेगा या इस तरह वो उस शैतान की मदद करेगा जो उसमें छुप कर बैठा है। क्या राज के करीब जाना उसके लिए खतरा नहीं है? उसे कुछ हो गया तो खुशबू का क्या होगा? और अगर वह ऐसा नहीं करता तो मंगल का क्या होगा? कभी उसे ख्याल आता कि चौधरी जी जो कर रहे हैं उन्हें करने दे। फिर ख्याल आता कि उस रात राज उसी के लिए तो उस जंगल में आया होगा और इस तरफ फंस गया। इस विचार ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। वह एक सामान्य सा आदमी है जिसने कभी किसी जोखिम भरे खेल तक में हिस्सा नहीं लिया। वह एक साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान है और राज एक जानवर बन चुका है। क्या करूं यार? सोचते हुए वह अपने घर में दाखिल हो गया। देव, ये क्या हुआ तुम्हें? खुशबू उसे देखते ही तेजी से उसके पास आई। देव के चेहरे पर कुछ छोटी मोटी खरोंचे हैं। कमीज के खुले ऊपरी बटन से वह पट्टी दिख रही है जो उसके कंधे और पीठ पर लिपटी होगी। ये क्या करते रहते हो तुम देव? आए दिन रातों को गायब हो जाते हो। आए दिन चोट, जख्म। आओ बताता हूं। देव उसे लेकर डाइनिंग टेबल तक गया। बता तो मैंने दिया है घर में। अब माँ जी और पिताजी कुछ नहीं सुनना चाहते। उन्होंने कह दिया है कि या तो हम लोग आज ही वापसी करें या फिर कल वो लोग ही यही आ रहे हैं। अरे गांव में जाकर खेत संभाल लो, नहीं करनी ये बेकार की नौकरी। अब मेरी सुनोगी? उसने सारी बात विस्तार से खुशबू को बताई। कुछ देर बाद देव अपना सिर थामे डाइनिंग की कुर्सी पर बैठा था। खुशबू चाय के 2 कपों के साथ उसके पास वापस आई। चाय। देव ने एक कप हाथ में लिया। खुशबू थोड़ा संभाल कर उसके सामने बैठी। चौधरी जी जो कर रहे हैं उन्हें करने दो देव, और तुम्हें जो करना है वो तुम करो। बस मेरी शर्त यह है कि हम कल सुबह की गाड़ी से वापसी कर रहे हैं। देव उसे फिर कुछ कहने को था कि तुम समझ नहीं रहे हो देव, यहां लोगों को यह लगने लगा है कि तुम ही वो आदमखोर हो। खुशबू के मुंह से ये बात सुनकर वह दंग रह गया। तुमसे ये बकवास किसने की? बकवास? 3 दिनों से दूध वाला केवल हमारे ही घर दूध नहीं दे रहा है। सब्जी वाला हो या पड़ोसी, किसी को आवाज देने पर वो मुड़कर निकल जाते हैं। सबको ये पता है कि जिस रात तुम गायब हुए उसके अगले दिन से ही ये सब चल रहा है। उसने देव के हाथ पर हाथ रखा। ये सब तुम्हें ही दोषी मानते हैं। कुछ देर को वो चुप हो गई। देव के पास भी उसे समझाने के लिए कुछ बचा नहीं है। अच्छी बात है कि तुम उन्हें बचाना चाहते हो, लेकिन इस गांव में ये हमारा आखिरी दिन है देव। अब इस बीच तुम उन्हें बचा सको तो। देव चुप रहा। लेकिन तुम ये कह सकते हो कि तुम जिसे ढूंढोगे वो राज भैया ही होगे। तुम्हें क्या पता कि इस वक्त भी वह किसी इंसान को मारकर नोच रहे हो। बेहद घिन भरे अंदाज में उसने बात खत्म की। वो दिन में सामान्य रहता है। मैं सारा दिन उसके साथ होता था और कभी कभी तो रातों को भी। वो सोच में पड़ गया। अगर राज के साथ ये समस्या थी तो वो मेरे सामने कभी उस हाल में क्यों नहीं आया? क्या वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही मार रहा है? या हो सकता है कि उस जानवर में बदलना या ना बदलना उनके बस में हो? खुशबू ने कहा, पता नहीं, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं उनसे पहले कैसे राज तक पहुंच सकता हूं? वहां 5-7 गाड़ियां उसे ढूंढने निकली हैं, वो भी उन लोगों की जो इस गांव के चपे चपे से वाकिफ है। लेकिन वो राज भैया के स्वभाव से तो वाकिफ नहीं ना। उन्हें तुम बेहतर समझते हो देव। खुशबू ने जोर दिया, तुम उन्हें सबसे पहले ढूंढ सकते हो। देव उसके चेहरे पर तकते ही चला गया। आदमियों से लदी वो गाड़ियां सड़कों पर धूल उड़ाती जा रही थी। इस चहल पहल को देख लोगों में अलग ही कौतूहल था। गांव में कुछ होने वाला था, बस इसके अलावा कोई कुछ नहीं समझ रहा था। अधिकतर गाड़ियां जंगल के उसी हिस्से को छान रही थी जहां कल रात राज गायब हो गया था। ये बला अपना शिकार रात को ही किया करती है। इस बात पर पूरा यकीन था चौधरी जी को, इसलिए वो गांव को लेकर काफी निश्चिंत थे। फिर भी एक गाड़ी गांव के भीतर ही सुनसान सड़कों पर उसे तलाश रही थी। राज ड्यूटी नहीं आया। अपने सहकर्मी के मुंह से राज के बारे में ये बात सुनकर वो कुछ खास अचंभित भी नहीं हुआ। देव उसके कमरे में पहले ही जाकर देख चुका था। इसके अलावा वो कहीं नहीं जाता था।
देव ऑफिस के बाहर ही सीढ़ियों पर कुछ निराश होकर बैठ गया। शायद वह एक अच्छे इंसान और एक अच्छे दोस्त को खो चुका है। चौधरी जी के पास उसे ठिकाने लगाने की वजह भी है और साधन भी। दूसरी ओर देव के पास सिवाय एक खोखली उम्मीद के कुछ नहीं। वह बस ये जानता है कि राज उसे मिला और अपने होश में हुआ तो वो उसे पास के पुलिस थाने ले जाकर सौंप देगा। वो वही सुरक्षित रहेगा। इस बीच एक गाड़ी ऑफिस के सामने से निकली। चौधरी जी अपने आदमियों से भरी एक गाड़ी में घर की ओर जा रहे हैं। रफ्तार कुछ कम थी तो वो ये देख सका कि गाड़ी में राज नहीं था। उसे कुछ तसल्ली हुई। दिन के 12:30 बज चुके हैं और वह अब तक उनके हाथ नहीं आया। कहाँ छुपा है तू यार, वो अपने आप में बोल बैठा। इस घड़ी में देव के पास उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने का विचार नहीं आ रहा। वो बस उसे याद कर रहा है। यहाँ जंगलों के बीच तस्करों से मुठभेड़, बचपन में उसके साथ खेले गए वो खेल, उस जैसे शातिर आदमी को पकड़ना कितना मुश्किल होगा जिसे बचपन में चोर पुलिस के खेल में ही कोई नहीं ढूंढ पाता था। देव खुद में मुस्कुरा रहा था कि उसे कुछ याद आया और अचानक उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। वो झटके से उठ गया। वो छुपता नहीं, अरे हाँ, राज छुपता नहीं। देव ने अपनी बाइक लपकी और तेजी से जंगल की ओर निकल गया। 20 मिनट बाद वह जंगल के उसी हिस्से में था जहां से कल रात राज भाग गया था। चौधरी जी की गाड़ी कुछ देर पहले ही यहां से वापस लौटी थी। पता नहीं उन्हें राज का कोई सुराग मिला या नहीं, लेकिन इतना तय है कि जंगलों की जांच करने में देव उनके आदमियों से बेहतर था। मैदान के दक्षिण दिशा में कुछ दूर जाने पर देव को पेड़ पौधों पर जंजीरों के रगड़ के निशान मिले और ध्यान से ढूंढने पर उसे जंजीर के कुछ टुकड़े भी मिले। देव ने थोड़ी और मेहनत की तो उसे जमीन पर कुछ जगहों से धंसी हुई दिखी। ये कदमों के निशान हैं और आम इंसान के कदमों के 3-4 गुना दूरी पर बन रहे हैं। शायद वह एक कदम में इंसानों से ज्यादा फासला तय करता हो। फिर जैसा कि उसे उम्मीद ही थी, राज के पैरों के निशान ठीक वहीं जाकर गायब हो गए जहां कल रात चौधरी जी की गाड़ी खड़ी थी। बुलजाई। राज का तरीका नहीं बदला है। वह चोर पुलिस के खेल में एक बार छिपता जरूर था, लेकिन फिर पुलिस बने लड़के पर ही नजर रखता था, उसकी परछाई की तरह। उसके इसी तरीके की वजह से उसे चोर पुलिस के खेल में कभी कोई पकड़ नहीं पाता था। वो आज भी यही कर रहा है। एक बार फिर देव सड़कों पर वह बाइक दौड़ा रहा था। उसने चौधरी जी की गाड़ी को उनके घर की तरफ जाते देखा था। काश कि इस वक्त उसके पास उसका मोबाइल होता तो वह चौधरी जी को इस खतरे के बारे में कुछ तो बता पाता। फिलहाल देव के पास उनके घर जाने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। इस ठंडे मौसम में भी ये सोचकर उसके पसीने आ रहे हैं कि जिस राज की तलाश में चौधरी जी गांव भर की खाक छान रहे हैं, वो खुद हर पल उन पर ही नजर रखे होगा। उनकी हर हरकत, हर अगली चाल के बारे में जानता होगा और हो सकता है कि इस वक्त भी उनके घर में ही कहीं छुपा हो। भले ही दिन की रोशनी में वो शिकार ना करता हो, लेकिन अगर वह रात तक खुद को बचा पाया तो चौधरी जी और उसके साथी कल का सूरज शायद ही देख पाएंगे। लेकिन यदि शाम से पहले वो उनके हाथ लग गया तो क्या मुसीबत है। वह चिड़चिड़ा गया। चौधरी जी के घर के सामने बाइक रोकते ही उसने वहां के माली से पूछा, चौधरी जी घर पर है? वह माली देव को देखते हुए करीब आया। थोड़ी देर पहले आए थे। तो अब कहाँ है? पंडित जी को किसी खास पूजा के लिए ले गए हैं। सबसे पहला ख्याल जो देव के जहन में आया वो यही था कि उन्हें राज मिल गया है और उसे वो 2 ही जगह ही ले जा सकते हैं। उसने फिर बाइक में किक मारी। जंगल के बीच से गुजरते हुए देव सबसे पहले उसी जगह रुका जहां पिछली रात वह थे। यहां कोई नहीं है। फिर वह सीधे उस ओर गया जहां वह बाम्बी थी। उस शाम वह गलती से उस जगह पहुंच गया था, इसलिए उसे रास्ते का अंदाजा नहीं है। एक हद के बाद उसे बाइक भी छोड़ देनी पड़ी और वह पैदल ही आगे बढ़ने लगा। शुक्र है कि आज उसके पास चौधरी जी की दी हुई रिवॉल्वर है। ये ज्यादा दूरी से निशाना तो नहीं लगा पाएगी, लेकिन निहत्थे होने से तो बेहतर ही है। राज, जानवर और चौधरी जी के आदमी जो इस जंगल की निगरानी करते हैं, उन सभी से उसे खतरा है। वो पूरी सावधानी से बढ़ रहा था, उस रास्ते का अंदाजा करते हुए जहां वो बाम्बी थी। वो काफी अंदर तक आ चुका था। फिर किस्मत ने उसका साथ दिया और एक जगह उसे पैरों के निशान मिलने लगे।
वो उसी दिशा में बढ़ने लगा। ये एक आदमी के पैरों के निशान नहीं थे, यहां से लोगों का झुंड गुजरा है। देव ने अपनी गति तेज कर दी। हर 10-15 कदम पर वो ठहर कर आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसे कुछ धीमी आवाजें सुनाई दी। एक पेड़ की आड़ से उसने देखा कि करीब 10-12 जन वहां जमा है, जहां बाम्बी तहस नहस हो चुकी है। वहां इंसानी ढांचे की कुछ हड्डियों के अवशेष भी दिख रहे हैं, जिन्हें चौधरी जी के आदमी एक सफेद रंग के कपड़े में समेट रहे हैं। शायद उनके विसर्जन के लिए उन्हें यहां से ले जाया जा रहा है। इसके अलावा वहां मांस के कई बासी टुकड़े बिखरे हुए हैं। कुछ तो इस तरह की हालत में है मानो उन्हें उगला गया हो। उनकी गंध इतनी दूर तक भी आ रही है। वो यही आता है, वरना जानवर इन टुकड़ों को छोड़ते नहीं। वो पंडित बाम्बी का निरीक्षण कर रहा है, वहां की मिट्टी को हाथ में लेकर। ये दोबारा तब तक नहीं बनेगी जब तक कि वो संवाहक यहाँ दफन ना हो जाए। उधर चौधरी जी ने नाक से सांस छोड़ी। इतना गुस्सा उनके चेहरे पर किसी ने नहीं देखा था। जाओ साले को ढूंढो, वो यहाँ जरूर आएगा, और मिलते ही उसे गोलियों से भून दो। एक सांस भरकर, जब तक उसे यहाँ गाड़ ना दूं, मैं घर वापस नहीं जाने वाला और ना ही किसी को जाने दूंगा। सभी लोग बाम्बी को केंद्र बनाकर एक गोले में खड़े हो गए। इधर देव कुछ करने ना करने के असमंजस में था। उसके मन में विचारों की आंधी चल रही है। यदि राज यहाँ रात को ही आता है तो इस वक्त कहाँ होगा? यदि वह इन पर नजर रख रहा है तो फिर कब सामने आएगा और क्या करेगा? हिलना मत। अचानक देव की कनपटी पर एक ठंडी चीज आकर ठहरी। बंदूक छोड़ दो, एक सख्त आवाज थी। देव ने वैसा ही किया और कनखियों से देखा तो एक आदमी जो कि कुछ हद तक जंगली दिखाई दे रहा है, दुनाली उसके भेजे से टिकाए उसे घूर रहा है। उसे देखकर देव ने अंदाजा लगाया कि ये उन लोगों में से एक होगा जो इस बाम्बी की निगरानी और पूजा आदि करते हैं। चलो। वह देव को धकेलते हुए चौधरी जी के पास ले गया। ओहो देव साहब, आइए। चौधरी जी व्यंग्यपूर्ण लहजे में खड़ा हो गया। आपका दोस्त मिला नहीं आपको अब तक? नहीं, तलाश जारी है, देव ने कहा। चौधरी जी ने अपने आदमी को दुनाली हटा लेने का इशारा किया। इनसे हमें कोई खतरा नहीं है, ये तो बस अपने बचपन के दोस्त उस खूनी दरिंदे को बचाने के लिए यहां आए होंगे, है ना? चौधरी जी, मैं आपके घर गया था तो पता चला कि आप यहां हैं। तुम हमारा पीछा कर रहे हो? एक अल्पविराम लेकर क्यों? देव को मुस्कुराना पड़ा, ये बताने के लिए कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो हर वक्त आप पर नजर रखे होगा। आप उसके पीछे नहीं, बल्कि वो आपके पीछे है। इतना सुनना था कि एक आदमी ने आकर देव के मुंह पर घूंसा जड़ दिया। हम सुन रहे हैं तो कुछ भी बोलेगा तो? चौधरी जी को डरा रहा है? अरे आराम से। चौधरी जी फिर प्यार से देव के पास आकर रुके। तुम्हारी बात में दम तो है बेटे, चलो हमें चौकना करने के लिए धन्यवाद। वो अपने उसी आदमी की ओर पलटे। इसे ले जाकर एक तरफ बांध दो। कर तो कुछ नहीं पाएगा, लेकिन काम में दखल जरूर देता रहेगा। उनका एक आदमी तुरंत देव को दुनाली से धकेलता हुआ पास के पेड़ तक ले गया। चौधरी जी, मैं केवल उसके लिए नहीं परेशान हूं, आप सब खतरे में हैं। चौधरी जी मेरी बात समझे। वो और बोलता, लेकिन उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। दोपहर ढलने लगी। पेड़ से बंधे देव के पैर अपना वजन संभालते हुए थकने लगे हैं।